ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाय। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनु मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और रविवार का हमारा स्पेशल सेशन रहता है हेल्थ और फिटनेस से संबंधित। तो आज हम एक बहुत ही ज्वलंत समस्या जो अभी बहुत ज्यादा देखी जा रही है उसको लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं। और वो समस्या है लीवर की बढ़ती हुई बीमारियां। आजकल हर परिवार में लीवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर सुमित जी गुप्ता ने एक अभियान चलाया, आहार क्रांति के नाम से। देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश में ये अभियान उनका जारी है। और उसी क्रम में आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सभी साधक साधिकाओं को जागरूक करने के लिए। और इनके साथ डॉक्टर गौतम जी जोंगड़, डॉक्टर शक्ति शर्मा जी और डॉक्टर सुमिता जी जोंगड़ हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला अभी सूरत से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आप सभी का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये मंच मैं सुमिता जी जैन को समर्पित करता हूं। सुमिता जी, आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए आप सादर आमंत्रित है। सुमिता जी जैन, नागपुर से। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग टू ऑल हेल्दी पर्सन्स हु हैव ज्वाइंड टुडे। आज मैं आपका एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र सूरत, न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर और सबसे इम्पोर्टेंट इन चारों को जोड़ने वाले आहार क्रांति का अभियान चलाने वाले विज्ञान भारती के पंजाब से कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस सेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी आपने सुना है। लीवर की बढ़ती बीमारियां, जो लीवर हमारा डिटॉक्स मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसे हमको किस तरीके से बचाना है, आज उसके लिए हमारे साथ देश भर से ये सुनने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। और साथ में सुमित जी गुप्ता, जो पंजाब से कोऑर्डिनेटर है आहार क्रांति विज्ञान भारती के, वो उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर शक्ति शर्मा, कन्वीनर न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर, हमें लीवर की ज्वलंत समस्याओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। डॉक्टर शक्ति शर्मा मैम, जो सदाबाई रायसोनी कॉलेज में प्रोफेसर
और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है होम साइंस डिपार्टमेंट की। और उनके साल भर कई एक्टिविटीज चलते रहते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस करती है। और मैडम का न्यूट्रिशन का एक क्लिनिक भी है नागपुर में। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गौतम जी जोगड़, जो पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है। और पंचकर्मा एक बहुत बड़ा उपयुक्त साधन है लीवर को रीजनरेट करने के लिए। तो आज हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि हम इनका किस तरीके से लाभ ले पाएंगे। और साथ में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शक्ति शर्मा मैम को, और उन्हें निवेदन करती हूँ कि वो न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर के बारे में भी बताए, और लीवर के फैटी लीवर का उसके बारे में आप सभी को ब्रीफ में जानकारी दे। डॉक्टर शक्ति शर्मा मैम। Thank you, ma'am. Windy and breezy good morning to everyone, and welcome to this informative session on exploring the intricate relationship between nutrition and liver health. लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी और एक्नॉलेज करना चाहूंगी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर सबीहा वली मैम। शी is editor for our Nutrition Society of India Nagpur chapter. Ma'am, thank you very much for joining us, and we are blessed to have you with us today. हमें पता है कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी का पावर हाउस है और वो बहुत सारे पिवटल रोल परफॉर्म करता है, लाइक जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, टायरलेसली फिल्टरिंग टॉक्सिन्स, मेटाबोलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल एंड प्रोड्यूसिंग एसेंशियल प्रोटीन्स। लेकिन द माइटिएस्ट ऑफ ऑर्गन्स आर नॉट इम्पर्वियस टू हार्म, एंड लिवर अनफॉर्चुनेटली इज नो एक्सेप्शन. One of the gravest threat to liver health in modern society is epidemic rise of fatty liver disease. हम सब आजकल सुनते हैं कि हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, बट क्रक्स क्या है यहाँ मैटर का? हमारी डाइट जो है वो पिवटल रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ अ लिवर. Just as a poor diet can wreak havoc on our health, a balanced and nutritious diet can serve as a powerful ally in safeguarding liver function and preventing the onset of liver disease. As we all would agree that knowledge is power, and the right information will have the ability to take charge of our healthy liver. And in today's session, we are fortunate to have an eminent and experienced speaker, Dr. Jogar, who would be guiding us about the practical tips for a healthy liver. आज मुझे ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि आज हम जोगर सर को सुनने आए हैं. मैं थैंकफुल हूँ सुमिता जैन मैम के, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर की, जिन्होंने हमें इसका पार्ट बनने का मौका दिया. Nutrition Society of India stands as a preeminent authority in the realm of nutrition, serving as guiding light for policymakers and the vanguard for setting standards for diet across nation. आज का जो सेशन है वो भी इसी मिशन का एक पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे कि लिवर से क्या बीमारियां होती हैं और वो किस तरह से सिर्फ लिवर को नहीं पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हमारी बॉडी को हमारा दिमाग नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलाता है. और अगर उसको आप स्ट्रेंथ देंगे तो आपको हर तरह से, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, वो देने के लिए लिवर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. आज हम सर को सुनते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस सेशन. थैंक यू सुमिता. थैंक यू शक्ति शर्मा मैम. अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता सर, जो पंजाब से है. आहार क्रांति पंजाब प्रांत के कोऑर्डिनेटर है और डायरेक्टर है एमएस राइस ब्रांड के. मैं डॉक्टर सुमित जी गुप्ता सर से निवेदन करूंगी कि आप आहार क्रांति विषय के बारे में सभी साधकों को जानकारी दें. सभी को नमस्कार. सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं. न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो आप नागपुर चैप्टर है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में, एमपी के संस्थान, इन सभी को बधाई देता हूं कि आपने आहार क्रांति का ये सेशन कंडक्ट किया है. आप सभी बधाई के पात्र हैं और जितनी भी ऑडियंस आज इस प्रोग्राम में जुड़ी है वो भी सब बधाई के पात्र हैं. सबको बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ विज्ञान भारती के बारे में बताना चाहूंगा.
विज्ञान भारती एक ऐसी संस्था है जो भारतीय विज्ञानियों का और भारतीय विज्ञान का पूरी दुनिया को क्या योगदान है, इस बात की हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। चाहे वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन विज्ञान में हो, या अंतरिक्ष विज्ञान में हो, या फिर आयुर्वेद में क्या योगदान है पूरी दुनिया को भारत का, या फिर हम आज आहार की बात कर रहे हैं तो भारतीय पद्धति के अनुसार आहार विज्ञान का, सारी दुनिया को भारत का अलग अलग क्षेत्र में क्या योगदान है, इस बात की चर्चा करती है विज्ञान भारती। विज्ञान भारती के बारे में मैं, वैसे तो विज्ञान भारती बहुत सारे प्रोग्राम करती है, पर लेकिन एक आपको एक एक प्रोग्राम के बारे में मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। विज्ञान भारती का एक प्रोग्राम है IISF, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, इसकी इसके बारे में मैं चाहूंगा सबको जरूर पता हो। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये प्रोग्राम हर साल करवाया जा रहा है विज्ञान भारती की तरफ से भारत सरकार के साथ मिलकर। और ये एक ऐसा निवेकला प्रोग्राम है, एक ऐसा उद्यम है जिसमें हम, हमारे ना पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी ने भी साइंटिस्ट बनना होता था या किसी को भी साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कोई PhD की कोई खास बाध्यता नहीं थी कि पर्सन PhD हो तभी वो साइंटिस्ट होगा। जैसा कि आज के टाइम में ये एक मिथ बन चुका, अगर किसी ने साइंटिस्ट बनना है, जूनियर साइंटिस्ट बनना है, सीनियर साइंटिस्ट बनना है, तो ही हैव टू गो फॉर PhD। आज के टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, किसी को भी आप पूछ लीजिए कि एक विज्ञानी बनना है या साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है, तो सबका आंसर आपको मिलेगा कि PhD, गो फॉर PhD। पर क्या पुराने जमाने में, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्या पुराने जमाने में जब न्यूटन ने ये सोचा था कि ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या उस टाइम वो PhD था? या ऐसी कई ऐसी इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुई हैं, क्या उस टाइम उनकी PhD मैटर करती थी उस विषय पे? शायद नहीं। तो आज के टाइम में सभी सभी विज्ञानी बनने की जो चाह रखते हैं वो PhD के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञान भारती एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई है IISF, जिसमें हम थॉट डेवलपमेंट की बात करते हैं, थॉट क्रिएशन की, कि हमारे पास एक थॉट हो। अगर आपका थॉट यूनिक है तो आप भी एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपकी थॉट में, आपकी प्रोसेस में कोई पोटेंशियल है, वर्थ है, तो विज्ञान भारती आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि आप चाहे 10th पास है कोई पर्सन, 8th पास है, या फिर अनपढ़ पर्सन भी है, लेकिन उसकी अगर कोई रिसर्च में दम है तो उसको भी वैज्ञानिक का दर्जा दिलवाया जाता है IISF के प्लेटफॉर्म पे। आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, कोई लोहार है, वेल्डर है, प्लम्बर है, समटाइम्स क्या होता है वो ना कोई ऐसी यूनिक डिवाइस बना रहे होते हैं जो आसपास, क्या पूरे में भी पूरे देश में कोई नहीं बना रहा। क्या वो एक आविष्कार नहीं हो सकता? किसी लोहार ने, किसी वेल्डर ने कोई ऐसी चीज बनाई, क्या वो आविष्कार नहीं हो सकता? लेकिन जरूरत क्या है कि उसको हमारी पढ़ी लिखी सोसाइटी आगे लेके आई, ताकि वो अपना प्रेजेंट कर सके, वो अपनी डिवाइस को प्रेजेंट कर सके। अगर उसकी डिवाइस में दम हुआ, उसकी इनोवेशन में कोई पोटेंशियल हुआ, तो विज्ञान भारती उसको वैज्ञानिक बनाने का दर्जा विज्ञान भारती दिलवाएगी। और ये प्रेजेंटेशन आप IISF में किसी भी पर्सन की करवा सकते हैं, जिसकी कई स्टेप्स में वहां पे इवेल्युएशन होती है। जैसे कोई वेल्डर है, लोहार है, कोई आपको पता है कि इसकी इनोवेशन में, इसकी डिवाइस में दम है, तो आप उसको प्रेजेंट करवा सकते हैं। वहां पे 3-4 स्टेप की इवेल्युएशन होती है IISF में। अगर वो उन सभी मापदंडों को पार करता है तो उसका प्रोजेक्ट पेटेंट के लिए भी विज्ञान भारती आगे रिकमेंड करती है और सारा प्रोसेस करवा के देती है। तो ये थोड़ा विज्ञान भारती के बारे में बताना चाहता था मैं। और विज्ञान भारती का एक आयाम है जिस्ट, GIST, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स। ये ये भी एक निवेकला यूनिक प्लेटफॉर्म है विज्ञान भारती का, जिसमें दुनिया में
जो दुनिया में अलग अलग जगह पे बैठे हुए भारतीय विज्ञानी जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म का GIST का प्रोग्राम है आहार क्रांति, जिसमें आप सब, हम सब आज एकत्रित हुए हैं। तो ये इस आहार क्रांति के बारे में अब बताऊंगा मैं आपको थोड़ा। 3 साल पहले हमारे देश के उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम इनोग्रेट हुआ है। और इसके जो ग्लोबल कन्वीनर हैं प्रोग्राम के, डॉक्टर येलोजी राव मिराजकर जी हैं, जिनके दिशा निर्देश में पूरे भारत में ये आहार क्रांति का प्रोग्राम सकुशलता से दिन प्रतिदिन नई बुलंदियां छू रहा है। और इसके बाद मैं आपको एक, इसका मेन मुख्य उद्देश्य है आहार क्रांति का, एक सिंपल लाइन में इसका मुख्य उद्देश्य आपको समझाना चाहूंगा। इसका उद्देश्य है हमें जीवन में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस रूप में खाना चाहिए। इस बात को हमने जन जन तक पहुंचाना है। घर घर तक हमें आहार क्रांति के थ्रू ये बात पहुंचानी है। तो हर हर जन तक ये बात पहुंचे कि हम अपनी बीमारियों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इलाज में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सब बचाया जा सकता है सिर्फ एक आहार की सही जानकारी लेकर और हमारी डाइटरी हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके। कि आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, पैक्ड फूड, ये सारे पिछले 20-30 सालों में हमारे घर घर में पहुंच चुके हैं। आप अगर बैक फ्लैश में जाते हैं, शायद 20-30 साल पहले डायबिटीज, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियो डिजीजेस, किडनी डिजीजेस और लिवर की प्रॉब्लम्स, जिसपे ये आज का सेशन बेस्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी। जैसे जैसे हमारा आहार चेंज हुआ, हम अपनी किचन से दूर गए, हमने पैक्ड फूड अडॉप्ट किए, तब तब जाके हमारे घर में, हर घर में आज डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी डिजीजेस है, लिवर फेलियर है। तो एक सिंपल सा मैसेज आहार क्रांति प्रोग्राम से ये निकल के सामने आ रहा है। हम इसका सिंपल सा मोटिव ये है कि जितना हम अपनी किचन के साथ जुड़कर रहेंगे, हम पुराने टाइम में क्या खाते थे, दाल खाते थे, मोठ खाते थे, भुने हुए चने खाते थे, भुनी हुई कनक खाते थे, मक्की खाते थे। लेकिन आज वही चीजें रिप्लेस होगी कुरकुरे में, चिप्स में, मैगी में, पैक्ड फूड में। यू कैन से वी आर डाइवर्टेड, टोटली रिवर्स्ड इनटू पैक्ड फूड। तो जितना हम इन चीजों से दूर जाएंगे, पैक्ड फूड से दूर जाएंगे और अपनी किचन के साथ जुड़ेंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे, भारत को फिट करने में हम सक्षम हो पाएंगे। और आगे इस प्रोग्राम का थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आहार क्रांति मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को अपना नॉलेज पार्टनर बनाना डिक्लेयर कर दिया है। और आगे भी एक और चीज, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में, आने वाले टाइम में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में आहार क्रांति भी इन्वॉल्व होगा। तो इन सभी जानकारियों के साथ आप सबको यही निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम का सभी जोर शोर से हिस्सा बनिए, इसको जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हम आने वाले टाइम में भारत को हेल्दी नेशन बनाए और इस प्रोग्राम को देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, जो आने वाले टाइम में देश की आहार की बात करे। जी धन्यवाद। थैंक यू सुमित सर, आपने आहार क्रांति और विज्ञान भारती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमें खुशी है कि अब विज्ञान भारती नए साइंटिस्ट और इन लोगों को, बच्चों को भी आगे लाने का हमेशा प्रयास करती है और एक दूसरे से जुड़ने का भी विश्वास रखती है। मैं धन्यवाद करती हूँ येलोजी राव मिराजकर सर का, कि जिन्होंने इस तरीके का आहार क्रांति का अभियान सामने लाया और हमें पूरे देश में इसको जोड़ना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं डॉक्टर विनीता मेहता, जो हमारे न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर की सेक्रेटरी है, इनसे निवेदन करूंगी कि वो डॉक्टर जोगड़ का इंट्रोडक्शन दे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। थैंक यू। धन्यवाद सुमिता मैम। जय जिनेन्द्र।
आज के हमारे प्रमुख वक्ता माननीय डॉक्टर गौतम जी जोगर, डायरेक्टर जोगर्स आयुर्वेद पल्स डायग्नोस्टिक नागपुर, आयुर्वेदाचार्य, 23 साल से यशस्वी चिकित्सा अनुभव प्राप्त चिकित्सक हैं। सर द्वारा नाड़ी देखकर स्वनिर्मित दवाइयां बनाई जाती हैं और बीमारियों का निदान किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रतिष्ठित धन्वंतरी सम्मान, पंचकर्म सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया है और हाल ही में महाराष्ट्र के लोकप्रिय न्यूज़पेपर द्वारा आयुष श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही जानकार आयुर्वेदाचार्य आज हमारे बीच उपस्थित है और आज का विषय लिवर सुरक्षा के ऊपर आज सर द्वारा जानकारी दी जाएगी। वी वेलकम यू सर, और हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। वी वेलकम यू सर, डॉक्टर गौतम जोगर सर। थैंक यू वेरी मच विनीता मैम फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। एमपीके फिटनेस द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत एवं मेरा आपको प्रणाम। आज हम लीवर डिसीज के बारे में देखने वाले हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि फैटी लीवर की समस्या काफी बढ़ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा है, उसमें बताया गया है कि आज भारत में जितनी भी मृत्यु, दुनिया में जितनी भी मृत्यु हो रही है उसमें 10 में से 1 मृत्यु का कारण लीवर डिसीज होता है। और फैटी लीवर का प्रमाण तो इतना बढ़ गया है कि 5 व्यक्ति अगर साथ में खड़े हैं तो 5 में से 1 व्यक्ति को फैटी लीवर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज के सेमिनार में हम ये देखने वाले कि फैटी लीवर क्यों होता है, उसको हम बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन किए कैसे पहचान सकते हैं, या फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, क्या घरेलू उपाय है जिससे हम फैटी लीवर से बच सकते हैं, या फिर हमें हो भी गया हो तो उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। साथ में इसमें क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा हम दे सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करने की आज कोशिश करेंगे। मैं ये पीपीटी के माध्यम से आपके साथ ये सब शेयर करने वाला हूँ। तो आज का जो टाइटल है अपने वेबिनार का वो है लीवर वेलनेस विद आहार क्रांति। तो इसमें आहार का भी हम इंक्लूजन करने वाले कि क्या आहार उन्होंने लेना चाहिए, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय भी हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए 2 फिगर आपके सामने दिख रही होगी, ये जो लेफ्ट साइड में है वो है हमारा हेल्दी लीवर और अनहेल्दी लीवर जो है राइट साइड में। तो क्या होता है अनहेल्दी लीवर के अंदर, हमारा लीवर का जो कुछ हिस्सा है वहां पे फैट डिपोजिशन होता है। मान लीजिए भारत का कुछ हिस्सा है और वहां पे कुछ आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया है, तो इतना हिस्सा हम भारत के लिए काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते। लीवर को पावर हाउस कहा जाता है। लीवर के कई फंक्शंस बॉडी में होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से लीवर के अंदर जठराग्नि रहता है, और वो जो अग्नि है पूरे शरीर का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके लीवर में खराबी है तो आपकी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है। आयुर्वेद में तो बोला है कि सभी बीमारियों का कारण ही अग्नि है। रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। तो लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और लीवर का सबसे बड़ा और मेन फंक्शन होता है बॉडी को डिटॉक्स करना। तो इस डिटॉक्स करने वाली चीज ही अगर खराब होगी तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा। तो इसके लिए हमको लीवर का बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। ये देखिए एक दूसरी फिगर है, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि हेल्दी लीवर जो लेफ्ट साइड में बताया वो नॉर्मल लीवर है, और जो फैटी लीवर होता है वो फैटी लीवर किस रीजन से होता है वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। वो लीवर का हिस्सा जो होता है, ये यहाँ पे जो पैचेस दिख रहे हैं वहां पे फैट का डिपोजिशन होता है, और उतना हिस्सा लीवर का काम करना बंद कर देता है। और वो काम करना बंद करेगा तो क्या क्या हानि हो शरीर में हो सकती है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना होता है। और जो फैटी लीवर की स्टेजेस होती है, फैटी लीवर स्टेज 1 2 3, तो वो स्टेज 1 में हमको सिम्टम्स भी ज्यादा रहते नहीं और पता भी नहीं चलता है। कभी अभी हम एक्सीडेंटली कुछ और चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करते तब पता चलता है कि हमारे लीवर में फैटी लीवर या फैट डिपोजिशन हो चुका है। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, सिर्फ आपको थोड़ी केयर करना है। तो कैसे पहचाने कि हमको फैटी लीवर है। शुरुआत में आपको 2 सिम्टम्स खासकर देखने को मिलते हैं, वो है लैक ऑफ एनर्जी। हम जनरली बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेडिकल टर्म में इसको हम बड़ी हंसी से लेते हैं। लोग बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है ये बता नहीं सकते, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो लैक ऑफ एनर्जी है, आप सब खा पी रहे हैं फिर भी लैक ऑफ एनर्जी आपको लग रही है, तो इसका मतलब है आपको फैटी लीवर की शुरुआत हो चुकी है। सभी सिम्टम जब दिखेंगे तब आपको इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी में पता चलेगा, लेकिन ये लैक ऑफ एनर्जी ये इनिशियल सिम्टम होता है जिससे आपको पहचानना है कि आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है। दूसरा सिम्टम्स उसके बाद देखने को मिलता है कि एनोरेक्सिया, यानी ठीक से भूख नहीं लगती, या फिर ओमिटिंग सेंसेशन होता है। ये 3 सिम्टम होते हैं जो शुरुआत की अवस्था में होते हैं। एक है लैक ऑफ एनर्जी, ठीक नहीं लगना,
या फिर थकावट रखना, थोड़ा भी काम किया कि थक जाना, ये सबसे मेन सिम्टम होता है फैटी लिवर के अंदर। उसके बाद भूख नहीं लगना, वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना। कुछ लोगों को थोड़ा एडवांस स्टेज होने के बाद बॉडी में ईचिंग शुरुआत होती है, रैंडमली कहीं भी ईचिंग होती है, अपने आप ठीक भी हो जाती है, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी भी ऐसे बार बार आपको ईचिंग हो रही है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके लीवर में कुछ तो भी गड़बड़ है। उसके बाद फ्लक्चुएशन इन मूड, थोड़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद फिर से मूड चेंज हो जाता है। ऐसा खास करके 40+ लोगों में देखा जाता है। लेकिन आजकल 16 साल 18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हुए उनके मूड में फ्लक्चुएशन देखा जाता है, उसका भी कारण लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करना, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद डिस्टर्ब स्लीप, कुछ अन्य कारण नहीं होता है, लेकिन स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। इवन यंग एज में भी, ओल्ड एज में तो डिस्टर्ब स्लीप एक और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन यंग एज में या फिर मिडिल एज में भी डिस्टर्ब स्लीप अगर है, तो इसका कारण भी आपका लीवर फेल्योर हो सकता है। और थोड़ा एडवांस यानी स्टेज 2 होने के बाद आपको एक सिम्टम देखने को मिलता है, वो है पेन इन राइट एरिया ऑफ एब्डोमेन, यानी पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर के हिस्से में राइट साइड में आपको पेन होगा, जो कभी कभी रेडिएट होके मतलब पीठ के पीछे तक चले जाता है। लीवर का जो हिस्सा होता अपना होता है, उससे पीछे तक ये पेन चले जाता है। ऐसा पेन अगर कभी कभी हो रहा है, ये पेन कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर होगा, थोड़ा देर नहीं होगा, तो पेन है, इसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन है, लीवर के अंदर सूजन है। तो ये सिम्टम के साथ अगर पेन आपको दिख रहा है, तो आपको तुरंत सोनोग्राफी करना चाहिए और आपका लीवर का क्या पोजीशन है ये देखना चाहिए। स्वेलिंग इन फिट, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि पैरों में सूजन होती है, बाकी कुछ सिम्टम नहीं दिखेंगे लेकिन पैरों में सूजन। इसके अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं स्वेलिंग के, जैसे कि हाई बीपी की वजह से हो सकता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, लेकिन उसका एक कारण फैटी लीवर ये भी होता है। तो इतने सब सिम्टम्स अगर आपके शरीर में हैं, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो ये इनिशियल सिम्टम होते हैं। जब डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फैटी लीवर के आगे भी जब चले जाता है, तो पेशेंट को आपको येलो डिस्कलरेशन यानी आंखों में पीलापन, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, आंखों में पीलापन दिखेगा, यूरिन येलो दिखेगी। उसके बाद स्किन भी थोड़े येलो टिंट रहेगा। ये पीलिया की शुरुआत की स्टेज होगी। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी आपका हिपैटिक, लीवर के अंदर का जो सर्कुलेशन होता है वहां पे टेंशन बढ़ जाता है, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये जब एडवांस स्टेज में चले जाता है, तो बहुत से पेशेंट को क्या होती है, खून की उल्टी होती है। उसमें बहुत ज्यादा खून नहीं गिरता है, क्योंकि उसको यूसोफेजियल वायरसिस डेवलप होना बोलते हैं, और उसकी वजह से एक दो बार खून की उल्टी होती है। और बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि हमको एसिडिटी होगी, उसकी वजह से खून की उल्टी होती है, लेकिन ये लीवर डैमेज की शुरुआत है। उसके बाद असाइटिस, मतलब पेट में पानी भरना। लीवर फेल्योर जब अगली स्टेज में बढ़ जाता है, तब पेट में पानी भरने की शुरुआत हो जाती है। और एसाइटिस के आगे जब स्टेजेस बढ़ने लगती है, तो फिर लीवर का ठीक होना के प्रमाण कम हो जाता है। इसलिए इसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को पहचानना बहुत जरूरी है। आजकल देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व के, बांझपन के पेशेंट बहुत बढ़ गए, और उसका एक कारण फैटी लीवर ये भी है। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि फैटी लीवर की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है। उसके बाद आपके हाथ में लालिमा यानी लाल हाथ दिखने लग गए, रेड फार्म्स जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है आपका लीवर का जो फैटी लीवर का स्टेज वो आगे बढ़ गया है। क्रोनिक, जब बहुत पुराना फैटी लिवर हो जाता है और हम इसको इग्नोर करते हैं, माइल्ड सिम्टम जो दिखते हैं इनिशियली, उसको अगर इग्नोर करते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि क्रोनिक लिवर डिसीज के अंदर आपको मेटाबॉलिक बोन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, मतलब हड्डियों के अंदर खोखलापन आ जाना, उसकी वजह से हड्डियों में दर्द होना। ये सब सिम्टम्स आपको क्रोनिक लिवर डिसीज, पुराने लीवर के डिसीज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद लीवर, फैटी लीवर की वजह से आपको बोन के डिसीज हो सकते हैं। ये लीवर सिर्फ डिटॉक्स करने का काम नहीं करता है, शरीर में आने वाला कचरा साफ करने का काम लीवर का, ऐसा सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई काम है। इसके अंदर लीवर के कम से कम 500 फंक्शंस बोले गए हैं। इसमें बहुत से सारे केमिकल्स प्रोडक्शन होता है, हार्मोन प्रोडक्शन लीवर के अंदर होता है। अगर आपका फैटी लीवर आपको डेवलप हो गया, तो ये सब प्रोडक्शन होना बंद होगा, और इसका अल्टीमेट परिणाम आपके बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए वेरी वेराइटी ऑफ सिम्टम्स आपको पेशेंट को, फैटी लीवर के पेशेंट को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होती है। अगर आपका लीवर फैटी लीवर है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की बीमारियां भी हो सकती है। तो लीवर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने शरीर का कचरा निकालने का काम लीवर करता है। तो लीवर का भी कचरा निकालना या फिर लीवर को डिटॉक्स करना भी हमारा
परम करते हुए होना चाहिए। और ये जब स्टेजेस आगे बढ़ जाती है तो लीवर ट्रांसप्लांट की भी नौबत आती है, इतना सीवियर ये कंडीशन हो सकता है। हिपैटिक एनसेफेलोपैथी एक मेडिकल फील्ड में एक टर्म होती है, जिसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेशेंट को कंफ्यूजन रहेगा, मतलब उसको कुछ सूझेगा नहीं, हर चीज में वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, ड्राउजीनेस रहेगा दिन भर, और बोलने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ये हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी है। लीवर का काम ठीक नहीं हो रहा है, शरीर में विष जमा हो रहा है, जो विष बाहर फेंकने का काम लीवर करता है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से ये टॉक्सिन बॉडी में जमा होता है, वो दिमाग में जाता है, और फिर ये सब सिम्टम्स डेवलप मिलते हैं। ऐसे सिम्टम्स अगर है तो इसका मतलब आपको ये कंडीशन डेवलप हो गई है, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और इतना करने के बाद भी अगर आप नहीं संभले तो फाइनली आपको लीवर का कैंसर हो सकता है, और जो ट्रीट करने में सबसे मुश्किल है। आजकल बहुत से पेशेंट हम कैंसर के देखते हैं, तो इनिशियली ही अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, आगे उसको प्रोग्रेस नहीं होने देते लीवर डिसीज को, तो हम इससे बच सकते हैं। इसमें भी लीवर के जो डिसीज होते हैं उसमें दो टाइप का फैटी लीवर बोला गया है, एक नॉन अल्कोहलिक यानी जो अल्कोहल नहीं लेते उन लोगों का, और एक जो अल्कोहल लेते अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ये दो टाइप का लीवर डिसीज बोला गया है। तो इसके अंदर क्या क्या कारण है वो हम देखने वाले हैं। बहुत बार साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन की वजह से होता है। हमारे शरीर में अगर फैट का प्रमाण खाने में ज्यादा है, वो भी ट्रांस फैट ज्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जीनेटिक इनहेरिटेंस, जीनेटिक मतलब आनुवंशिकता की वजह से भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। ओबेसिटी ये सबसे मेन कारण होता है फैटी लिवर का, इसलिए आपको वेट आपका कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद रैपिड वेट लॉस, ये आजकल बहुत जिम ट्रेनिंग और ये सब चल रहा है, उसमें वो रैपिड यानी एक महीने में 15 किलो वेट कम कर दिया, 20 किलो वेट कम कर दिया, लेकिन हमने ऐसा देखा है, इसलिए हमने ऐसा देखा है कि जो लोग रैपिड वेट लॉस करते हैं, फास्ट वेट लॉस करते हैं, उन केसेस में फैटी लिवर के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमने वेट लॉस का एक शेड्यूल या फिर वो जो थेरेपी है वो किया है बहुत ज्यादा प्रोटीन लेके, और फिर बाद में उन पे देखा गया कि ये सब फैटी लिवर के सिम्टम देखे, जब इन्वेस्टिगेशन किया तो सोनोग्राफी में पता चला कि इनको फैटी लिवर ग्रेड 3 का डायलेक्ट डेवलप हो गया है। तो आपको रैपिड वेट लॉस कभी नहीं करना है। अब इसमें क्या सोल्यूशन है, ये तो आपने जान लिया फैटी लिवर क्यों होता है, आपने ये जान लिया कि फैटी लिवर के क्या क्या इनिशियल सिम्टम होते हैं, क्या मिडल सिम्टम होते हैं, क्या लास्ट स्टेप में सिम्टम होते हैं। अब इसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मैंने डायग्रामेटिक के बताया है, इसका हम थोड़ा डिटेल और देखेंगे। ये देखिए, फैट अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाना है। उसके अंदर पालक एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, किसी भी चीज की अति नहीं करना है, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। पालक लीवर के लिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब रोज ही खाना ऐसा नहीं है, हफ्ते में एक दिन आपके पालक इस टाइप के वेजिटेबल्स ज्यादा मात्रा में लेना है। ओनियंस है, पिपर्स है, काली मिर्च का उपयोग आपको ज्यादा करना है। आजकल इसका उपयोग ही हमारे किचन में बंद हो गया है, आयुर्वेद में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कैरेट्स, ये भी आपको इसके 4-5 स्लाइस रोज लेना है। उसके बाद बीट रूट के स्लाइसेस लेना है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये हमारा लीवर डिटॉक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद टोमेटो आप ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर का यूज कर सकते हैं। जो पेशेंट खास करके थायराइड के पेशेंट आजकल बहुत बढ़ गए, उसमें कॉलीफ्लावर खाने को मना किया है, देखिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं। फ्रूट्स का उपयोग आपको ज्यादा करना है। उसके बाद आप जो व्हाइट राइस खाते हैं उसको आपको ब्राउन राइस से रिप्लेस करना है। ये बहुत अच्छी टिप आपके लिए रहेगी कि आप ब्राउन राइस पे शिफ्ट हो जाए, इससे ओबेसिटी भी कंट्रोल होगा, आपका राइस खाना भी इसमें सेटिस्फैक्शन जो चाहिए आपको वो भी मिलेगा, और साथ में आपका फैटी लिवर भी कम हो जाएगा। कम पॉलिश वाला ब्राउन राइस जो होता है वो आपको लेना है। उसके बाद ओट्स आप ले सकते हैं, जिससे आपको फैटी लिवर अगर हो भी गया है तो वो कम धीरे धीरे कम होना शुरुआत होता है। सबसे मेन, अभी सुमित जी गुप्ता ने बताया कि हमारा खान पीन बदल गया है, सही में ये खान पीन हमारा बदल गया है। आयुर्वेद में 5,000 साल पूर्व क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब लिखा है, और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी हुई आज एक न एक बात सच साबित होती है, क्योंकि वो ग्रंथ जिन्होंने लिखे वो सब ऋषि मुनि थे। और आजकल हम देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री वाले लोग जो रिसर्च प्रोडक्ट्स करते हैं उनके पीछे उनका कुछ हेतु होता है, लेकिन ऋषि मुनियों का शुद्ध हेतु था कि हम निरोगी रहे। तो ये सब ऑब्जर्वेशनल स्टडी आयुर्वेद के बुक्स में लिखी गई जो पूरी साइंटिफिक है।
इसको अनसाइंटिफिक बोल के हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर होल ग्रेन्स लेने के लिए बोला गया है, और हमारे रेसिपी के अंदर पुराना अब 15-20 साल पहले की हमारी रेसिपी देखिए, उसमें होल ग्रेन्स का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। मतलब अक्खा अनाज ज्यादा यूज करना, अक्खा मूंग की सब्जी बनाना है या फिर उसकी जो रेसिपीज है वो बनाना है, वो हमारे फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद बार्ली, ये हमारे इंडिया में पहले बहुत मिलता था, आजकल कम हो गया है लेकिन मिलता है फिर भी। तो इसका उपयोग अगर आपके अनाज में आप करते हैं, आपके आटे में आप करते हैं, तो डायबिटीज रिवर्सल के लिए, फैटी लीवर रिवर्सल के लिए बहुत ही उपयोगी आपको साबित हो सकता है। उसके बाद और क्या क्या करना चाहिए, लेग्यूम्स, मतलब इसमें राजमा है, मूंग है, मसूर दाल है, चना है, इन सब दालों का उपयोग आपके खाने में रोज होना चाहिए। सिर्फ वेजिटेबल्स, और बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि आजकल सिर्फ एक वेजिटेबल बनाते हैं घर पे, एक सब्जी रहती है और एक चपाती रहती है, बस इतना ही खाते हैं। लेकिन आपको दालें रोज खाना है, जिसमें राजमा, मूंग, मसूर दाल, चना। आजकल तो मसूर दाल खाना ही लोग भूल गए। आयुर्वेद में सबसे अगर अच्छी दाल किसी को बोला है तो मूंग दाल। जो नॉनवेज खाने वाले लोग सुन रहे होंगे, उनको लगता है कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मूंग दाल में मांस से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, आप मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लघु सुपाच्य आयुर्वेद में बोला गया है, इजीली डाइजेस्टिबल ये रहती है, तो आप इसका उपयोग भी आपके आहार में कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें फैट होता है, फैट होता है, लेकिन फिर भी वो खाने में आपके रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए इसेंशियल है। उसके अंदर खास करके नट्स है, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, जो लीवर के लिए आवश्यक होता है, वो रहता है। इसलिए ये 2-2, 4-4 पीस आपको दिन में सुबह नाश्ते के टाइम पे खाना ही चाहिए। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स, ये आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई की मात्रा होता है। इसके सनफ्लावर सीड, ये जो ऑयल में नहीं रहेगा आपको, ये सीड्स के अंदर ही मिलेगा आपको, सीड्स इसके खाना है। तो ये लीवर के फंक्शन बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर क्या होता है ये और भी डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जुड़े जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इन जनरल ये सब बता रहा हूँ कि इसके अंदर विटामिन ई का रिच सोर्स होता है। अभी आपको क्या नहीं खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है जो बाहर रेडीमेड मिलते हैं। मैदा के आइटम कम करना है, टोटली बंद करना है ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन जो है खाने के लिए ही है, आजकल तो लोग खाने के लिए ही जीते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं, लेकिन रोज ही मैदे की चीज नहीं खाना है। आपको शुगर को कट डाउन करना है। देखो, शुगर ये बहुत डेंजरस चीज है, और शुगर का प्रमाण पिछले 20 सालों में खाने में पीने में बहुत बढ़ गया है। इसको आपको कट डाउन करना है। सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, बल्कि फैटी लिवर भी जनरेट होने के लिए शुगर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके बाद सोडा, जो हम बाहर जाके होटल पे जाके जो पीते हैं, वो सोडा आपको कट डाउन करना है। नमक का प्रमाण आपको कम करना है। सेंधा नमक का आप यूज करें तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके बीपी के पेशेंट के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए, फैटी लीवर के पेशेंट के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपको कम करना है। फ्राइड फूड्स, सबसे ज्यादा डेंजर अगर कुछ चीज होंगी तो ये फ्राइड फूड्स है। फ्रेंच फ्राइज है, प्रोसेस्ड फूड जो प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है, जो हमको मिलता है। देखिए, कब हम टूर पे जाते हैं तो उसके जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो प्रोसेस फूड एक आधे दिन खाया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आजकल हम रोज भी प्रोसेस फूड खाने लगे। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये सब फूड प्रिजर्व आपके फ्रिज में रखा होता है और वही हम खाते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ट्रांस फैट, यानी जो चीजें तली हुई है, होटल में मार्केट में मिलती है पैक्ड फूड के रूप में, उसमें ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, और बॉडी में वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ आपको फैटी लिवर ही नहीं करता है, बल्कि आपके नसों में भी जमा हो जाता है, उसके वजह से आपको हार्ट डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी होते हैं। हार्ट अटैक का प्रमाण इसी वजह से बढ़ रहा है। तो आपको ट्रांस फैट का उपयोग कम करना है, स्वीट का यूज कम करना है। कोई भी फ्रूट जूसेस आपको नहीं लेना है। ये फ्रूट जूसेस बाहर जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं वो नहीं लेना है। घर पे भी फ्रूट जूस नहीं लेना। फ्रूट आपको होल खाना है। मैंने देखिए कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं। होल फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट का जूस नहीं लेना है। आप बोलेंगे इसमें क्या अंतर है, तो हम जो फ्रूट लेते हैं उसके अंदर फाइबर भी होता है। वो फाइबर हमारे लिए डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल रहता है, उसकी वजह से हमको प्रॉपर मोशन होता है, और वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपोजिट नहीं होने देता। लेकिन वही अगर हम फ्रूट जूस लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड रहता है, वो अगर लेते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। व्हाइट पास्ता, ये भी डेंजरस है। ब्रेड वाली चीजें, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या खाना चाहिए, एक एक चीज पे हम आएंगे। इसमें अंदर ब्रोकोली बहुत अच्छा होता है, ग्रेप फ्रूट अच्छा होता है, वॉलनट्स अच्छा होता है। उसके बाद ग्रीन क्रूसीफेरस लीफी वेजिटेबल्स इसके लिए अच्छे होते हैं, बीट्स अच्छे होते हैं, ग्रीन टी है, लहसुन है, ये सब चीजें हमारे लीवर क्लीनिंग के लिए आवश्यक होती है। अभी मैं आपको कुछ आयुर्वेद के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसमें हमारा एम क्या होना चाहिए,
कि हमको सबसे पहले तो ओबेसिटी है तो वो कम करना है, लेकिन वेट लॉस स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। धीरे धीरे कम हुआ वेट बॉडी के लिए अच्छा होता है। फास्ट वेट रिडक्शन से मेरा कृपया करके आपसे सबसे नम्र निवेदन है कि ये जो फास्ट फैट रिडक्शन वाली थेरेपीज आजकल जो मार्केट में चल रही है उसको प्लीज बंद करिए। स्लो और स्टेडी वेट लॉस पे फोकस कीजिए। उसके बाद डायबिटीज के पेशेंट के लिए और फैटी लिवर के पेशेंट में ये देखा गया है कि हमारा जो पेट होता है उस वहां का अगर फैट बढ़ जाता है तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। डायबिटीज भी दो टाइप का होता है, एक में इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और इसमें एक में इंसुलिन प्रोडक्शन होता है लेकिन बॉडी उसका अपटेक नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फैट डिपोजिशन, हमारी तोंद बढ़ी हुई है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है, उससे वजह से डायबिटीज होता है और उससे ही फैटी लिवर का भी प्रमाण बढ़ता है। तो इससे हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसकी भी कई बीमारियां होती है, ये बहुत हानिकारक बीमारियां होती है, फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा एम होना चाहिए कि फैटी, हमारा शरीर में फैट कम हो, हमारे शरीर का वेट कम हो। अब हम कुछ होम रेमेडीज में आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर सबसे मेन है, सबसे आसानी से सबके घर में मिलने वाली चीज है, वो है लेमन। एक नींबू आप 300 ml पानी में निचोड़िए, उसमें थोड़ा नमक डालिए। गलती से भी उसमें शुगर ऐड नहीं करना है, प्लीज नोट डाउन, शुगर ऐड नहीं करना है। सिर्फ लेमन वाटर आपको लेना है, दिन में 1 या 2 बार खाने के बीच में लेंगे तो आपको लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे फैटी लीवर कम होने में 100% हेल्पफुल रहता है। तो दिन में 1 या 2 बार भी आप लेमन वाटर ले सकते हैं। और लेमन के अंदर इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे किचन में उपलब्ध रहने वाली हल्दी। ये इसके अंदर बहुत से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम पैसा खर्च करके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ये सप्लीमेंट्री फूड के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे किचन में ये सब चीजें अवेलेबल है। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बोल के हल्दी में, अब हल्दी का यूज कैसे करना है? बहुत से बात हम किचन में बहुत से चीजों में डालते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा अगर कम पड़ती है तो आप इसको दूध में उबाल के ले सकते हैं। आजकल फॉरेन कंट्रीज में टर्मेरिक लैटे बोल के एक रेडीमेड सॉल्यूशन मिलता है और कई डॉलर में ये लोग खरीदते हैं, जो हमारा हल्दी का दूध होता है, लेकिन हम पीना भूल गए। तो फैट रिडक्शन के लिए दिन में 2-3 बार, लेकिन कम मात्रा में लेना। ज्यादा मात्रा में ली हुई हल्दी भी शरीर के लिए हानिकारक है, दो इट इज गुड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मात्रा बराबर रखना है। उसके बाद सबसे बेस्ट फ्रूट, मैंने फ्रूट के अंदर आपको बोला है कि सबसे बेस्ट फ्रूट आपके लिए अगर फैटी लिवर के कुछ है तो वो है पपाया। क्योंकि पपाया के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे रहते हैं और वो फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करते हैं। फैट एक्यूमुलेशन को शरीर में नहीं होने देते, मतलब फैट को जमा नहीं होने देता। इतने अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आप अगर गुजराती लोग देखते होंगे तो वो फाफड़ा खाते हैं, लेकिन फाफड़े के साथ में कच्ची पपई का एक किस बना के उसको ये करके छौका देके यूज करते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको डाइजेशन करने का वो काम करते हैं। तो आप कच्चा पपाई लो या पका हुआ पपाई लो, कच्चे पपाई में डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो उसका उपयोग अगर आप डेली इसमें करते हैं आपके सब्जी में, तो ये आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और फैटी लिवर को रिवर्स करता है। उसके बाद आंवला, इंडिया में 4 से 6 महीने तक आंवला, फ्रेश आंवला उपलब्ध रहता है। जूस पीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको फ्रेश आंवला लेना। दिन में 1 या 2 आंवला लीजिए या फिर आंवला कट कीजिए, उसमें मिक्सी से पानी डाल के घुमाइए और 1 ग्लास वो जूस पीजिए, फ्रेश मेड जूस ओनली। तो ये इसमें आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें रहता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है विटामिन सी। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, वो शरीर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और सबसे मेन, आंवला इसके साथ हेयर लॉस कम करता है और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला आंवला इतना यूजफुल अगर चीज है जो 6 महीने इजीली सस्ती अवेलेबल है, तो हम क्यों ना ले? क्यों हम न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है हमको? अब हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अंदर इसके और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में देखिए क्या बोला है कि अगर आपको पेट की बीमारियां हो गई है, फैट की बीमारी हो गई, तो आपको लंघन करना है, मतलब खाना कम खाना है। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट बोला गया है, द्वो कालो भुंजित, मतलब दिन में 2 ही बार खाना है। लेकिन जो लोग ज्यादा काम करते हैं, दिन में 12 या 14 घंटे काम करते हैं, उनको हम अलाउड करते हैं कि आप 3 बार खा सकते हैं। लेकिन 1 बार खाने के बाद लीवर को काम करने के लिए, पेट को काम कर लिए कम से कम 6 घंटे देना चाहिए। मतलब 1 बार कुछ खा लिया तो 6 घंटे तक आप लोग अगले कुछ खाना नहीं है। तो इस टाइप का लंघन आपके लिए बहुत आवश्यक है। लंघन के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो फैटी लीवर आपका हुआ भी है तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज होते हैं ये बहुत जरूरी होती है।
लंगन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, उसके बाद कैलोरिक इंटेक कम हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट भी प्रॉपर होगा, और उसके साथ हमारे शरीर में जो गट माइक्रोब्स होते हैं वो भी प्रॉपर मात्रा में तैयार हो जाते हैं, और वो हमारे शरीर में कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन B12 का जो जनरेशन होता है वो प्रॉपर करने के लिए वहाँ फेवरेबल कंडीशन तैयार करता है। तो इतने सब फायदे फास्टिंग के होते हैं। और इसके साथ एक चिकित्सा और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, वो है बस्ती चिकित्सा। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा इसमें होते हैं, जिसको हम इनिमा बोल सकते हैं, लेकिन ये मेडिकेटेड इनिमा होता है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ही, तज्ञ डॉक्टर के पास जाके ही लेना चाहिए। इसमें सोप वाटर या फिर नॉर्मल पानी का इनिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये सर्टन मेडिसिन का इनिमा होता है, जो हमारे कई फैटी लिवर के पेशेंट जब में इससे सब चीजों से ठीक नहीं होते तो उनको हम ये बस्ती चिकित्सा करते हैं, और वो फैटी लीवर, इवन सिरोसिस ऑफ लीवर भी इसमें कई हद तक रिवर्स होते हुए हमने देखा है। तो इस ये बस्ती चिकित्सा क्या होती है, तो ये आपको एक डायग्राम दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे। इसमें हम क्या करते हैं, 800 से 1000 ml इतना एक मेडिसिन का काढ़ा प्रॉपरली तैयार करके आपके इंटेस्टाइन में डालते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा वहां वो डाला जाता है, और वो उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सॉर्ब होके आपके लीवर में जाते हैं। वहां लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और वहां से सब कचरा निकाल के आंतों में लाते हैं, और वहां से वो बाहर निकलते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी है बस्ती चिकित्सा। तो इसके बाद क्या होता है कि लीवर के जो हिपेटोसाइट्स है, यानी लीवर की जो सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वो काम करना शुरू होते हैं, अच्छे से काम करना शुरू होते हैं, और उससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है, और उससे होने वाली कई चिकित्साएं आपकी ठीक होती है, सॉरी, कई रोग आपके ठीक होते हैं। तो इतनी इफेक्टिव ये होती है, लेकिन ये कोई भी इनिमा देने से नहीं होता है। इसमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर ही इसको दे सकता है। तो ये मुख्य थेरेपी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद आयुर्वेद में कई दवाइयां ऐसी बोली गई है जो लीवर पे काम करती है, जैसे कि आरोग्य वर्धिनी वटी, इसका नाम ही आरोग्य का वर्धन करना है। तो ये लीवर डिसीज में बहुत अच्छे काम करती है। उसके बाद त्रिफला गुग्गुल, ये वेट लॉस करके, फैट कम करके लीवर को ठीक करने का काम करती है। उसके बाद भूई आंवला नाम की एक भूनिम्ब जिसको बोलते हैं, एक मेडिसिन होती है। अगर आपका लीवर डैमेज भी है तो इसको ठीक करने का, सिरोसिस ऑफ लीवर है, आपका बिलीरुबिन बढ़ गया है, पीलिया हो गया है, तो उसमें भी ये दवाइयाँ काम करती है। लेकिन ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर के परमिशन से ही, उनकी निगरानी में ही लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कौन से कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूजफुल है ये एक आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर ही बता सकता है। मैं जनरल मेडिसिन के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में ये सब मेडिसिन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भू निम्बादी काढ़ा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद कुमारी आसो, आप सब लोग जानते हैं, इसके अंदर एलोवेरा होता है, और ये भी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। उसके बाद ताप्यादिलो एक मेडिसिन है, जो मैंने आपको हिपैटिक एनसेफेलोपैथी बोली है। जो आईसीयू में एडमिट पेशेंट है, वो उन पेशेंट को भी हमने इस मेडिसिन से रिवर्स किया है। इतना इफेक्टिव मेडिसिन आयुर्वेद में बोला गया है। और इसके अंदर एक मैंने भी रिसर्च करके एक काढ़ा खड़ा बनाया है, जिसका नाम है डॉक्टर जोगर्स डिटॉक्स लीवर काढ़ा, जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है इस कंडीशन में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये फैटी लीवर की कंडीशन हम रिवर्स कर सकते हैं। और फैटी लीवर लीवर अगर रिवर्स नहीं हुआ तो सिरोसिस में हो जाता है। सिरोसिस का मतलब होता है कि वो कठोर हो जाता है लीवर, और आधा से ज्यादा लीवर अगर कठोर हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आती है। आपके पास पैसा है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांटेशन को बहुत पैसा लगता है, पैसा है तो आप लीवर ट्रांसप्लांट कर भी देंगे, लेकिन बाकी की चीजें अगर आप बंद नहीं करोगे तो वो जो लीवर ट्रांसप्लांट हो वो भी उस रिसिपिएंट को, जिन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट लिया है, उनको सूट नहीं करता है। इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट ये लास्ट स्टेज होना चाहिए। और आजकल ये जो लीवर पे और पैनक्रियास पे काम करने वाले जो डॉक्टर्स है, उन्होंने इसमें काफी सफलता पाई है, और लीवर ट्रांसप्लांट भी हो पा रहा है। लेकिन ये आपका लास्ट एम होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप ये सब करके देखिए, आपका लीवर का जो फैटी लीवर है, सिरोसिस लीवर है, ये रिवर्स हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना ही अल्टीमेट एम आपका होना चाहिए, क्योंकि वो लीवर आपको सूट होना चाहिए। इसके लिए भी आपको लीवर ये सब चीजें करनी पड़ती है। आयुर्वेद के बारे में कई बार मिस होते हैं कि इसके अंदर भस्म वाले मेडिसिन यूज होती है, फिर वो शरीर को लीवर फेल करती है या फिर किडनी फेल करती है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पे कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं, पब्लिश भी हो चुके हैं। आयुर्वेद में जो भस्म वाली मेडिसिन होती है वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, नैनो पार्टिकल्स में डेवलप किए जाते हैं, और वो लीवर के लिए या किडनी के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं होते हैं। हम पेशेंट का
इन्वेस्टिगेशन करके ये कई बार प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ये मिथ्स आपके दिमाग में बिल्कुल हट जाना चाहिए। कई बार कुछ गलत डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स तो कभी बोलते नहीं है, लेकिन गलत डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से लीवर फेलियर होता है या फिर किडनी फेलियर होता है। ये मिथ आपके मन से हटा दो। आप इन्वेस्टिगेशन आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन करके दे सकते हैं, सिर्फ बशर्ते आप अच्छे डॉक्टर से लीवर की या फिर कोई भी मेडिसिन ले। आप अगर रोड साइड पे बैठे हुए तंबू गाड़े हुए लोगों के पास से अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे तो फिर तो आपका लीवर क्या कुछ भी फेल हो सकता है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म या शोधन चिकित्सा आवश्यक है, साथ में आहार विहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, और कुछ ऐसी मेडिसिन है ये जिससे आप आपका लीवर रिवर्स कर सकते हो। तो हमारे शरीर का विष साफ करने का काम लीवर करता है, और लीवर का कचरा साफ करने का काम ये सब चिकित्साएं करती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। आपको अगर इसके बारे में कुछ भी समस्या है तो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, व्हाट्सअप, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन मैं व्हाट्सअप का जवाब व्हाट्सअप से ही दूंगा जब समय मिलेगा। व्यस्तता के कारण हो सकता है आपका मैं फोन ना उठा पाऊँ। तो मैंने आपको इसमें कुछ होम रेमेडीज बताई, कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज बताई है, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका लीवर आप अच्छा रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आज का ये सेमिनार एंड करता हूँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजर्स को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक आज आपके समक्ष यहाँ पे रखा है। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग देश विदेश से भी जुड़े हैं, 5-6 लोग मुझे दिख रहे हैं। यूट्यूब पे काफी लोग ज्वाइन हुए हैं। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओ और मरहम। कैन इनेमा बी डन इन फैट पर्सन? यस, ओबेसिटी। डॉक्टर सुरभि ने कुछ प्रश्न पूछा है कि इनेमा फैट पर्सन को भी दिया जा सकता है। ओबेसिटी के लिए हम विशेष टाइप का इनेमा देते हैं, उससे वेट रिडक्शन भी होता है, फैटी लिवर भी चेंजेस होते हैं। एक और क्वेश्चन है, ओट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो शक्ति मैम आप इसका आंसर दीजिए। कैसे बनाए जाते हैं? ओके। एक्चुअली ओट्स देखिए दो प्रकार के हैं जो हमें मिलते हैं। एक तो रोल्ड ओट्स मिलता है जो कि पूरे ओट्स के अनाज को रोलर के बीच से निकाल के बनाया जाता है। दूसरा होता है क्विक ओट्स। क्विक ओट्स मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है वो जल्दी पक जाता है, तो उसमें फाइबर कम होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन ज्यादा अच्छा होता है कि हम रोल्ड ओट्स खाएं। और उसको बनाने के लिए हमको सिर्फ भिगा के रखना है, जैसे पोहा है हमारा, इट इज अ लिटिल प्रोसेस। तो आप उसको सिर्फ दूध में भिगा के रख सकते हैं, या फिर आप उसको चाहें तो हल्का सा दूध में पका भी सकते हैं। और जैसे हमें आदत है, हम चाहे तो उसको थोड़ा सा घी में भून कर भी पका सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब घी और दूध साथ में मिलता है तो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा हो जाता है। तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास वाता प्रकृति है तो वाता प्रकृति वालों को थोड़ा घी ज्यादा खाना है, तो आप उसको हल्का सा भूनिए और फिर उसमें उबालिए उसको, ताकि उसका प्रकृति का आपको असर मिल सके। ठीक, थैंक यू मैम। हिपट क्या बार्ली कैसे यूज करना है? बार्ली का आटा आप आपके आटे में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्मल आटा और ये दोनों मिक्स किए तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं मैंने एक एक क्वेश्चन चीज पूछा है कि जोड़ना मेवा चाहूंगी। भिगो के खाना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये रात में भिगो के खाया तो बेटर होता है, लेकिन ऐसे भी खाया तो चलता है। लेकिन ये जो जितनी भी न्यूट्रिशियस चीजें, बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका पेट बहुत अच्छे से साफ है तो ये खाएंगे तो ही आपको मिलेगा। इसलिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है कि 6 घंटे तक एक बार खाने के बाद आपके पेट में कुछ भी डालना नहीं है सिवाय पानी। मुंह कब खोलना है? सिर्फ बोलने के लिए और पानी पीने के लिए, खाने के लिए नहीं खोलना है। घी, रॉ वेजिटेबल अवॉइडेड फॉर फैटी लीवर। घी को अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कम खाइए। लेकिन कम मात्रा में खाना है। और दूसरी बात ऐसा है कि वेजिटेबल ऑयल्स आप कम कीजिए, घी कम करने की कोई जरूरत नहीं। घी से फैट बहुत कम बढ़ता है। अगर फाइबर प्रॉपर मात्रा में अगर खाते हैं आप, तो घी से कभी भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता है। और रॉ वेजिटेबल का मतलब है कि आप कच्ची सब्जियां ना खाएं, उनको पका करके खाइए। कोई भी चीज का इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। और कच्चा सलाद भी अगर खाना है तो उसको हल्का सा सौते करके एक भाप लेके भी आप सलाद खा सकते हैं। मैम किसी मैं ने क्वेश्चन पूछा था हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी कई केसेस में हमने रिवर्स होते हुए देखा है, लेकिन इसमें 4 से 6 महीना मेडिसिन लेना पड़ता है।
बहुत से पेशेंट में ऐसे आजकल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी आती है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो देखा है कि कई पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आया है। तो उन केसेस में हम मेडिसिन देते हैं तो वो रिवर्स होता है, ऐसे कई पेशेंट्स में देखा गया है। एक क्वेश्चन है सर, मुझे सुबह रोज उल्टी होती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, उल्टी का कारण अलग 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 हो सकते हैं। अजीर्ण की वजह से होती है, अम्ल पित्त की वजह से हो सकती है, या फिर फैटी लिवर की वजह से हो सकती है। तो उसका डिटेल स्क्रीनिंग करने के बाद ही पता चलेगा किस वजह से हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ जनरल टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि खाना खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। ज्यादा पानी पीने से भी आपको इंडाइजेशन होता है और उससे वोमिटिंग होती है। उसके बाद लेट नाइट मील की वजह से हो सकता है, स्पाइसी फूड्स की वजह से हो सकता है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। दाल और दही साथ में खा सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में बोला है कि खा सकते हैं। पानी। दही खाने का मात्रा कम रखना चाहिए। दही रोज खाने की चीज नहीं है। एक सर्टेन क्वांटिटी में 1 या 2 चम्मच आप डेली खा सकते हैं, या फिर 1 कटोरी खाना है तो हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। लेकिन पतला छाछ आप रोज ले सकते हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि दही अभिसंधि होता है, रोज खाने की चीज नहीं है। लेकिन छाछ आप रोज ले सकते हैं, एक दिन पतली छाछ। ऐसा वो आयुर्वेद में एक कोट आया है, ऐसा बोला गया है, तक्रस्य शक्रस्य दुर्लभम। यानी छाछ इंद्र को भी मिलना रेयर है, इतना अमृत वाली चीज छाछ होती है। वो फैटी लिवर के पेशेंट में भी अच्छी होती है। मैं अलका सांपला सूरत से। आवाज आ रही है? जी। मुझे खुद को भी फैटी लिवर है। मतलब जब सोनोग्राफी की तब पता चला। मेरे में लक्षण कोई भी नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है। और फिर मेरी फ्रेंड है वो जो डॉक्टर रेखा जैन, वो बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इतना ध्यान मत देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हो सकता है किसी का। तो इस कंडीशन में आपका क्या मुझे मार्गदर्शन रहेगा? देखो, अभी आपके समझ में आ गया है तो आप उसको ध्यान रखना चाहिए, नहीं ध्यान रखने से नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जो चीजें बताइए ना मैं लगभग खाती हूँ वही, अवॉइड भी वही करती हूँ, सब कुछ मेरा लाइफस्टाइल भी वैसे ही, एक्सरसाइज रेगुलर। फिर फैटी लिवर तो है, ये फैक्ट है। वो तो रिवर्स हो सकता है, उसके लिए आपको दवाई की जरूरत है। अगर ये आप हाँ, घरेलू उपाय करने से ठीक नहीं होता तो आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती है। हम 1.5 से 2 महीना तक दवाई देते हैं और उससे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करके दवाई लूंगी। थैंक यू सो जी मच। जी जी, बिल्कुल। नाइस। मैम मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगी, अगर सुमिता मैम मुझे परमिशन दें। देखिए मैम, क्या होता है, फैटी लिवर जो है ना वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम फैट नहीं खा रहे, लेकिन जब आप अधिक मात्रा में शर्करा खाते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो आलू हो सकता है, रोटी भी हो सकती है, चावल जरूरत से ज्यादा, तो वो बॉडी में स्टोर होता है कार्ब के रूप में। जब हमारा लिवर भर जाता है कार्ब को स्टोर करने से, उसके पास इंसुलिन है जो उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। फैट में कन्वर्ट करके वो लिवर में स्टोर होता है, और फिर धीरे धीरे हमारा लिवर भी भर जाएगा। जब पूरा लिवर भर जाएगा वो उसको मसल्स में भेजेगा, तो हमें फैटी मसल्स मिलने लगते हैं, और उसके बाद वो उसको ऑर्गन में भेज देगा। तो जरूरत क्या है कि हम दिन भर में कम खाना खाएं। सर ने कहा ना, हमें ज्यादा बोलना और ज्यादा पानी पीना है। खाना हमको दिन में 2 बार ही खाना है, हम वो नियम बनाए। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं। ऐसे ही मतलब जैसे मैंने कुछ खाना खा लिया, फिर किसी ने मुझे बोला कि 1 कटोरी चख तो लो, तो मैंने फिर से चख लिया ना, फिर से इंसुलिन आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें नियमित खाना थोड़े थोड़े समय में नहीं खाना है। जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छी सलाह है कि आप एक समय 2 समय अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाइए। तो फैटी लिवर का रिवर्सल भी सिर्फ फैट छोड़ने से नहीं होगा, आपको कार्ब भी कम करना है और एक्सरसाइज बढ़ाकर पूरी एनर्जी कम करनी। और जो ठीक कर रहा था वो लिवर था बेचारा, वही खराब हो गया। तो यह दोनों चीजें साथ में करनी है, लिवर को भी सपोर्ट करना है और लिवर को मदद करनी कि वो बॉडी को भी सपोर्ट करे। मैं कोशिश थैंक यू वही सो करती मच। हूँ कि मैंने यस। शक्कर पूरी छोड़ दी है, मतलब सोगन लिए कि मैं शक्कर खाऊंगी नहीं। और मैं गेहूं भी अभी कम कर रही हूँ। मैं केवल हाँ वो तो, रागी जौ, रोटी में रागी जौ और सोयाबीन, ये मिक्स आटा करके उसकी रोटी बनाती हूँ। तो आपको वो भी सोयाबीन नहीं डालना है उसमें, सोयाबीन हेल्दी नहीं है। आप सर से प्लीज मिलिए और अपनी आप सर से अच्छा। पूरी प्रकृति डाइट बनवाइए। और दूसरा, पानी काफी पीना है, क्योंकि मैम आपको बताएंगे, सुमिता मैम कहते हैं जैसे कोलोन को पानी बहुत चाहिए। जैसे एक सवाल है कि मुझे ड्राई फ्रूट भिगा के खाना है कि सूखा खाना है, वो यस। आपकी खुद की प्रकृति बताएगी कि आप कैसे खा सकते हो। अगर आप अच्छे से पानी पीते और आपका जीआई सिस्टम मॉइस्ट है तो आप उसको सूखा भी खा सकते हो। लेकिन अगर वो ड्राई है तो आपको फिर भिगाना ही पड़ेगा उसको, मतलब लिवर ही तोड़ेगा ना उसके ऊपर की कवरिंग को।
इसलिए अगर लिवर स्ट्रांग है तो आप कैसे भी खाइए, पत्थर भी खाइए, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर लिवर स्ट्रांग नहीं है तो खिचड़ी खाने पे भी एसिडिटी होती है। थैंक यू सो मच। Yes. मधु तो किसी का हम क्वेश्चन आया है फैटी लिवर में हम कपालभाति कर सकते हैं, इसका जवाब सुमिता जी जैन देंगी, वो योगा एक्सपर्ट है। कपालभाति कर सकते हैं आप फैटी लीवर में। 20 स्ट्रोक्स 3 टाइम्स पर डे, उससे ज्यादा मत करिए। पसीना आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और सूर्यभेदी प्राणायाम मतलब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और राइट से ही सांस छोड़ना, इसको 21 टाइम्स कर सकते हैं, जिससे आपकी अग्नि बढ़ेगी और लीवर में जो स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक होगा। तो कपालभाति, सूर्यभेदन प्राणायाम दोनों आप कर सकते हैं। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी 2-3 दिनों के हैंड राइज है। राजश्री पोरवाल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं कि दूध है ना गाय का ही यूज करना चाहिए एक, और A2 में वो मिल्क में होना चाहिए, गिर गाय का, ये सब सही है क्या? जी बिल्कुल। A2 मिल्क होना चाहिए, और गाय का दूध कंपैरेटिवली भैंस के दूध से बेटर होता है, क्योंकि वो पचने में हल्का होता है, उसमें फैट की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर आपको इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, और आपका फैटी लिवर है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको गाय का दूध भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ दिन तक आपको दूध अवॉइड करना चाहिए, और बाद में अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है तो आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सर में मेरे को नींद नहीं आती है, तो मैंने कल पढ़ा था कि गाय के दूध में गंठोड़ा और गंठोड़ा और वो पाउडर डाल के लो तो नींद आ जाती है, तो वो इश्यू था, इसलिए ये दूध लिया। ये आपकी बात सही है, लेकिन आपको एक ही बात ध्यान में नहीं रखना, आपको ओवरऑल पूरा देखना है आपके शरीर का। आपके शरीर में अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, तो आपको दूध नहीं चलेगा। आप नींद के लिए दूध लेना चाहिए, ये पढ़ लिया, लेकिन वो इंडाइजेशन में नहीं लेना चाहिए, ये एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। तो अगर आपको इंडाइजेशन है तो आप वो नहीं ले सकते। तो नींद कई का बार ऐसा प्रॉब्लम होता है है तो कि क्या हम जो करना करते हैं चाहिए? हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो कुछ गलत धारणा की वजह से ऐसे होता है। और मेरा जो आज के लिसनर है, सुनने वाले सबको निवेदन है कि यूट्यूब पे जो डॉक्टर बने हुए हैं बिना डिग्री के, उनकी बातें ना सुने, एक्सपर्ट की ही बातें सुने। डाइटिशियन हो, आयुर्वेद एक्सपर्ट हो, तो खाने पीने के बारे में उनके पास ही सुन के ही आपने फॉलो करना चाहिए। सर सॉरी, यस नींद का बहुत इश्यू है। आप पर्सनली बात करेंगे हम लोग उसके, क्योंकि पूरा डिटेल लगता है आयुर्वेद में, हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एक जी। चीज से नहीं होता। नींद नहीं आने के कई रीजन हो सकते हैं। शक्ति मैडम से एक सवाल है सर। शक्ति मैडम से एक सवाल है कि रागी बार्ली वाटर कैसे बनता है और उसका आयुर्वेद में क्या यूज है? देखिए, बार्ली वाटर जो है वो जो देखिए क्या है कि हम किस चीज के लिए यूज करें सर, आपको हर बार ही कह रहे हैं कि पहले अपने आप को चेक कराइए। बार्ली वाटर 2-3 तरह से बनता है, या तो हम उसको कांजी के रूप में बनाते हैं फर्मेंट करके। अगर आप बार्ली का पानी लेना चाहते हैं फर्मेंटेशन करके, तो वो हमारे गट का जो बड़ी आंत है उसमें जो कीटाणु है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और हमने अब देखा है 2006 के बाद से जो स्टडी आई है कि बड़ी आंत में अगर कीटाणु अच्छा नहीं है तो हमें डिप्रेशन भी हो रहा है। तो उसका ध्यान रखने के लिए हम उसको कांजी के रूप में बना सकते हैं, अम्बिल के रूप में बना सकते हैं। जैसे मैम बहुत प्रमोट करते हैं कि आप जवारी का अम्बिल बनाइए इस मौसम में, तो फर्मेंटेड फूड के रूप में पहला। सेकंड, अगर उसको आटे में भी यूज करना है तो थोड़ा सा उसको पहले भिगाना है, भिगाकर उसके ऊपर एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसलिए उस पर कीड़ा नहीं लगता, उसको हटाकर आपको उसको धूप में सुखा लेना है, फिर हल्का सा भूनना, फिर उसका आटा बनाना है। तो जो जौ या जवारी की बात हो रही है वो उसकी, चूंकि उसका शुगर कंटेंट कम है इसलिए डायबिटीज के रिवर्सल के लिए हम उसके आटे को यूज करते हैं। और उसका भी प्रपोर्शन है जो आपकी डाइजेस्टिव अग्नि के हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे हर किसी को जवारी सूट नहीं करती, बाजरा काफी लोगों को सूट नहीं करता, वो हैवी टू डाइजेस्ट है। तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन सर से लेंगे तो आपको बता पाएंगे कि आपको किस कॉम्बिनेशन का आटा अपने लिए बनाना है। और हम ओके। मधु जी बहुत ही शानदार चर्चा सत्र भी हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें और नई नई बातें हमें जानने को सुनने को मिल रही है। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न लिख कर भी भेज सकते हैं, हम डॉक्टर साहब तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसका जवाब आप तक वापस भेजने का प्रयास भी करेंगे। तो एक चीज मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करते हो, आपके परिवार में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे
जो आयुर्वेद में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास जरूरी है। आप कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, हेत जरूरी होता है। विश्वास के साथ आप फॉलो करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको शीघ्र मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और दूसरे लोगों की बातों में आके आपने 2 दिन ली फिर बाद में बंद कर दी तो डॉक्टर दवाई क्या कर सकती है बताइए। तो हेत जरूरी होता है। हमारे कोई भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं आयुर्वेद का, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और कंटिन्यू जितने दिन का डोज बताया जाता है उतने दिन का डोज जरूर लेना चाहिए, जरूर फायदा होगा। तो अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए कविता जी से निवेदन करना चाहूंगा, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। So thank you so much. Thank you to all organizing committee for organizing such a wonderful program on Ahar Kranti, Uttam Ahar, Uttam Vichar. Really, it's an Uttam Vichar for all of us, जिसमें हमको सीखने को बहुत कुछ मिला. I thank on behalf of Nutrition Society of India, Nagpur chapter, I'd extend my heartful gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence and making the Ahar Kranti program a resounding success. We express our sincere appreciation to our esteemed guest, Dr. Gautam Jogar sir, for their enlightening insight and invaluable contribution towards promoting a healthier lifestyle and sustainable food practices. A special thanks to organizing team whose tireless efforts behind the scene ensured the smooth execution of this event. Your commitment and passion are truly commendable, Dr. Subit Gupta sir and Dr. Sumita ma'am. We are deeply grateful to our partners whose unavailing support made this initiative possible. Last but not least, I want to acknowledge the enthusiastic participation of all the attendees. Your enthusiasm and eagerness to embrace the principles of Ahar Kranti are truly inspiring. As we leave here today, let us carry forward the spirit of Ahar Kranti and continue to advocate for healthier food choices and a sustainable future. Thank you to all from my. Thank you once again. Thank you. तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।